नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी पोशाक की आत्मा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए पोशाक की आत्मा। डॉक्टर, आखिर बात क्या है? कुछ कहो भी। तुम्हारे चेहरे पर इस तरह की परेशानी तो कभी नहीं देखी। डॉक्टर घबराया हुआ सा मेरी ओर देखता रहा। उसने अपनी हथेलियों की बाहों को मिलाकर अपने मुंह को दबोच लिया। उसका पूरा चेहरा अंगार की तरह लाल था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सहसा उसकी उंगलियां सिर के बालों को कुरेदने लगीं। उसके मुंह पर अभी भी जलती हुई लालिमा थी, जो आंखों के पास की स्याही से मिलकर स्लेटी रंग की होने लगी थी। बड़ी देर तक वह वैसे ही हाँफता रहा, जैसे उसके हृदय में वेदनाओं का एक भार जम गया है, जिसे वह हर सांस में फेंक कर अपने को राहत देना चाहता है। वह मेरी ओर देखकर बोला, मेरे पास से चले जाओ, मुझे आराम की जरूरत है। जाओ, जो कुछ बताना होगा वह सुबह ही कह सकूंगा। मुझे छेड़ो मत। मैं बिना बोले उसके चेहरे की रेखाओं को देखता रहा, जो उसके चेहरे के छोटे से कैनवास को नाना रंगों में भर रही थी। मैंने चुपचाप चला जाना ही ठीक समझा। मुझे ठीक याद नहीं कि डॉक्टर से मेरा परिचय कितना पुराना है। पिछले 2 सालों की याद मुझे जरूर है, पर 2-1 साल की बिसात ही क्या। पर इधर थोड़े समय से डॉक्टर के मन में मेरे लिए एक ऐसा अपनापा पैदा हो गया है कि वह जैसे मेरी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। मुझे ऐसा दिन शायद ही याद है जब डॉक्टर मुझसे मिला न हो, कुछ बोला न हो। इतनी छोटी सी उम्र में डॉक्टर ने अनुभवों का इतना बड़ा भंडार भर लिया है कि मैं उसे हैरान होकर देखा करता हूँ। डॉक्टर से पहली मुलाकात की भी एक कहानी है। शहर में कल्चरल क्लब में पश्चिम और नैतिकता पर एक लेक्चर होने वाला था। विषय खुद बड़ा दिलचस्प था और उस पर बोलने वाला एक ऐसा आदमी था जो अमेरिका से हाल में ही लौटा था और जिसके बारे में देशी विदेशी अखबारों में काफी चर्चा थी। इसलिए ऐसे मौके से अपने को बरी रखना मुश्किल था। डॉक्टर से यह पहली मुलाकात थी और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वहां उपस्थित लोगों में शायद ही कोई ऐसा था जो इस नव युवक विद्वान के धारा प्रवाह भाषण में भीगा न हो, डूबा न हो। डॉक्टर ने पश्चिमी नैतिकता को चीर फाड़ कर रख दिया और अपने भाषण को खत्म करते हुए कहा कि शरीर के प्रति जहां मोह नहीं, ममता नहीं, नैतिकता वहीं पनप सकती है। और यह सब कुछ हमारे देश में ही मुमकिन है, जहां शरीर को आत्मा की पोशाक कहा गया है। भाषण समाप्त हो गया। सब लोग धीरे धीरे जाने लगे। मौसम खराब था। दिन भर हल्की पुरवैया के चलने के कारण बड़ी उमस रही। शाम को एक ठंडा झकोरा आया और आसमान बादलों से भर गया। हम सभा से निकलकर जब सड़क पर पहुंचे तब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और हवा के कारण ठंड बढ़ने लगी थी। खुशकिस्मती कहिए कि मेरा छाता मेरे पास मौजूद था, जिसे हमेशा साथ साथ रखने के लिए मैं दोस्तों की फप्तियां भी सुन चुका हूं। कहते ही डॉक्टर मेरे छाते में हो लिया और हम चुपचाप चलते रहे। जाड़े की ठंड, बरसात और तिस पर तीखी हवा। इसलिए जब डॉक्टर ने बगल के रेस्तरां में चाय लेने की बात कही तो अच्छा ही लगा। चाय पीते हुए बिना किसी भूमिका के मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या आप गीता के उस पुराने सिद्धांत पर इस साइंस के युग में भी विश्वास करते हैं? डॉक्टर हल्का मुस्कुराया और मेरी ओर देखकर बोला, क्यों, इसमें गलती ही क्या है? गलती तो क्या है, पर मुझे लगता है कहने और करने में काफी अंतर है। मेरे व्यंग का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वह कुछ देर तक मेरे चेहरे पर आंखें गड़ाकर देखता रहा, फिर बोला, कहने और करने की एकता को देखने को आंख भी तो चाहिए। और फिर पूरे रेस्तरां को कंपा देने वाली आवाज में ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैं विस्फारित नेत्रों से ताकता रह गया। उसने बिल के पैसे दिए
और फिर मिलने का वादा करके चला गया। डॉक्टर शहर के निचले हिस्से में घनी आबादी से थोड़ा हटकर स्थित एक मकान में रहता था। मकान पूरे तर्ज का 2 मंजिला था, जिसे किसी रईस ने साल में यदाकदा मौज मजलिस के लिए बनवा लिया था। सामने छोटी सी फुलवारी थी, जिसमें चैते के 2 झाड़, गेंदे के 2-4 पौधे और गुड़हल के 2 पेड़ खड़े थे। सब कुछ बेमरम्मत था और रखवाली के अभाव में चौपट हो रहा था। फुलवारी की ओर मुंह किए छड़ों वाली एक खिड़की थी, जिसकी कॉर्निस को बोगनवेलिया की लतरें बुरी तरह जकड़कर झूल रही थीं। इस खिड़की से मकान का निचला कमरा साफ नजर आता है, जिसमें हर शाम डॉक्टर के मित्रों की मजलिस जमती। वाहियात बातों पर सीरियस ढंग से विचार होते और गंभीर बातों को ठहाके मारकर उड़ा दिया जाता। शाम घनी होती, एक एक करके लोग खिसकते जाते और अंत में बच जाते 2, एक मैं और दूसरा डॉक्टर। दीवारों पर शंकर, कांट, हीगेल आदि चिंतकों की तस्वीरें देखती रहती, जिन्हें डॉक्टर ने बड़े करीने से सजा रखा था। इस मौके पर डॉक्टर मुझे देश विदेश के भ्रमण का वृत्तांत सुनाता, विदेशी विद्वानों के किस्से कहता, उनकी अजीबोगरीब आदतों और रुचियों का हाल कहता और उनकी बुद्धिमानी भरी बेवकूफ़ी का जिक्र करता। गरज मैं डॉक्टर से अच्छी तरह प्रभावित होता गया और सच कहिए तो उसकी इस जिंदगी पर मुझे रश्क हो आया। वह जाड़े की एक शाम थी, कोई 5 बजे होंगे। अभी से हल्के कुहासे के लिहाफ में चीजें घिरने लगी थी। मुझे आज डॉक्टर के पास पहुंचने में कुछ देर हो गई थी। अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब तक चांडाल चौकड़ी विदा हो चुकी होगी और डॉक्टर से अकेले में खुलकर बातें हो सकेंगी। मैं डॉक्टर के मकान की खिड़की के पास पहुंचा ही था कि ठिठक कर खड़ा हो गया। सामने के कमरे में डॉक्टर खड़ा था और ठीक उसके पैरों के पास एक लड़की बैठी हुई सिसक रही थी। मैं थोड़ा और झुककर देखने लगा। वह शीला ही थी, मुझे ठीक याद है। डॉक्टर के घर में मैंने उसे कोई 2 महीने पहले देखा था। डॉक्टर ने ही बताया था कि वह उसके एक मित्र की बहन है। उसका भाई नए महाल के किसी अंग्रेजी स्कूल में टीचर है। शीला की बातचीत, रहन सहन में कुछ विचित्र तरह की गरिमा थी, जो किसी का मन खींचने के लिए काफी थी। इसके बाद इस लड़की को मैंने कई बार देखा। वह कई तरह के सवालों पर बड़ी गंभीरता से सोचती, राय देती। वह डॉक्टर से प्रभावित लगती थी और डॉक्टर उसकी योग्यता का कायल था। पहले दिन की मुलाकात से ही वह मुझसे ऐसे मिली कि हर बात में मुझे भाई जी कहने लगी। उसकी एक मुद्रा तो मुझे इतनी अच्छी लगती कि मैं देखता ही रह जाता। डॉक्टर के तर्कों से परेशान होकर वह मेरी ओर हाथ जोड़कर कहती, भाई जी, क्या आपकी भी यही राय है? मैं उसके सवाल पर कम ध्यान देता था। उसके शब्दों से ज्यादा साफ उसके जुड़े हुए हाथों के नाखून थे, जो नेल पॉलिश से रंगे होते थे और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह स्वच्छ मालूम होते थे। मैं इन नाखूनों की पवित्रता देखकर पशोपेश में पड़ जाता और लाचार कहना पड़ता, हाँ जी, तुम जो कहती हो वही ठीक है। शीला को इस अवस्था में देखकर मैं चकित ही नहीं हुआ, बल्कि घबरा सा गया। तुम मुझे नाहक परेशान करती हो, डॉक्टर कह रहा था। जो हो नहीं सकता उसके लिए जिद क्यों? लेकिन डॉक्टर, मेरे बारे में भी तो सोचो। शीला ने मुंह ऊपर उठाया। उसके गाल आंसुओं से तर थे, जिन पर बिजली के प्रकाश से एक चमकती रेखा उभर आई थी। डॉक्टर जोर से हंसा। सोच लिया है मैंने, यह असंभव है। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने मक्कार हो। उसकी हिचकी टूट रही थी। तो तुम समझती थी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए शादी कर लूंगा। वाह, इतनी सस्ती होती है यह शादी। शीला फूटकर रो पड़ी और उसने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। मैं हतप्रत सा देखने लगा। मेरी बुद्धि कुंठित सी हो गई। सोचने लगा कि बात क्या है। क्या यह केवल प्रेम का झगड़ा ही है या और कुछ? केवल प्रेम के नाम पर कोई लड़की इतनी विह्वल क्यों होगी? अपने को इतना जलील क्यों होने देगी? तभी डॉक्टर ने अपने पैरों को झटका दिया। दूर हटो, इस तरह के रोने गाने का मुझ पर कोई असर नहीं। शीला चुपचाप उठी। उसने इधर उधर देखा भी नहीं
और शीघ्रता से कमरे के बाहर चली गई। दरवाजे के सामने मैंने उसे पुकारा भी, परंतु उसने शायद सुना नहीं। मुझे सामने खड़ा देख ना तो डॉक्टर को रंच मात्र हिचक हुई, ना अफसोस। उल्टे निर्लज की तरह बोला, आपने शायद यह नाटक देख लिया। चलिए, अच्छा ही हुआ। मेरा मन घृणा से भर गया था। मैं डॉक्टर की तरफ फूटी आंखों देखना भी बुरा समझता था। तभी वह बोला, औरतें भी क्या अहमक होती हैं, जरा सा लिफ्ट दे दिया कि बस शादी करो। यानी आप औरतों को अपने खिलवाड़ की चीज समझते हैं और कुछ नहीं? मैंने मारे गुस्से से कांपते हुए पूछा। बेशक, डॉक्टर ने कहा, इसे आप चाहें तो खिलवाड़ कहें, पर मैं तो इसे नारी पुरुष का सीधा संबंध मानता हूं। इसमें शर्त क्या? शादी तो एक बंधन है। जानकर गले में डाला हुआ जुआ, और ऐसी मूर्खता कम से कम मेरे जैसा आदमी शायद ही कभी करेगा। और यह सीधा संबंध रोज रोज बदलता भी रहता है। जी हां, रोज रोज नहीं, क्षण क्षण। सच कहूं तो मैं आदमी को मानता हूं। आत्मा और औरत उसकी पोशाक है। जरा सी गंदी हुई, पुरानी पड़ी, नापसंद हुई कि बदलना जरूरी हो जाता है। मेरे सिर पर जैसे किसी ने हथौड़े की चोट की, झन्न की आवाज गूंजी। याद आया, डॉक्टर ने एक बार इस आत्मा और पोशाक वाली बात पर कहा था कि देखने को आंख चाहिए। तो यह है गीता के उस पुराने श्लोक का नया अर्थ। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। डॉक्टर उठकर मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप शायद बुरा मान गए, है भी बुरा मानने की चीज, पर आपसे सच कहता हूं, यह सब मेरे लिए बिल्कुल साधारण लगता है। मैं औरत को जितना देता हूं, उससे उतना ही लेना भी चाहता हूं। फिर ऊपर से शर्तनामा कैसा? मैंने 25 केस देखे हैं। ऐसी लड़कियां भी मिलती हैं जो थोड़ा दिखावा करती हैं, रोती गाती हैं, शादी के लिए जिद करती हैं, परंतु बहुतेरी ऐसी हैं जो इसी में खुश हैं। हाँ, उनको जरूरत रुपयों की पड़ सकती है, शादी की नहीं। वह यह कहता ही गया। भला आप सोचिए, कितनी वाहियात है यह शादी की बात। मेरी आंखों के सामने तभी शीला की तस्वीर घूम गई। लगा जैसे अपने लाल रंगे हुए नाखूनों वाले हाथों को जोड़कर वह पूछ रही है, क्यों भाई जी, क्या आपकी भी ऐसी ही राय है? मेरा मन जैसे तिलमिला कर रह गया। मैंने पूछा, क्यों डॉक्टर, क्या इस तरह के रोने धोने का तुम्हारे ऊपर कभी कोई असर नहीं हुआ? मैं ठीक नहीं कह सकता कि ऐसा असर कभी हुआ, परंतु एक घटना ऐसी अवश्य याद है जिसने कुछ क्षणों के लिए मुझे विक्षिप्त कर दिया था। वह भी लगता है शायद मोह के कारण ही, क्योंकि किसी भी शर्त पर मुझे उस बंधन का टूटना पसंद न था। कुछ एक क्षणों के लिए मैं विचलित तो अवश्य हुआ, परंतु सब कुछ मिलाकर उसे असर नहीं ही कहना चाहिए। कौन सी घटना? मैंने पूछा। देवी घाट के चर्च को तो आपने देखा ही है, डॉक्टर कहने लगा। अमेरिका जाने के पहले मैं अक्सर वहां जाया करता था। वहां एक बुढ़ा पादरी था, फादर फ्रांसिस। वह मुझे लड़के से भी ज्यादा मानता जानता था, और सच पूछिए तो उसी की मदद से मैं अमेरिका जा सका। मैं प्रति रविवार को बिना नागा प्रार्थना में शामिल होता था। वहीं मेरी जान पहचान हुई उस लड़की से। वह पतली दुबली एंग्लो इंडियन लड़की थी, सुनहरे बालों वाली। नाम था जेनी। वह मुझे फादर फ्रांसिस से बात करते देखती तो पास आकर खड़ी हो जाती और बड़े इत्मीनान से कुशल समाचार पूछती। फ्रांसिस उससे मेरी तारीफ करता तो वह धीरे से बुदबुदाती, कुमारी मरियम तुम्हें तंदुरुस्ती दें। एक दिन वह प्रार्थना में थोड़ी देरी से आई और देखने में बड़ी उदास थी। मैंने पूछा तो बोली, सिस्टर बहुत बीमार है। मैं साथ साथ उसके घर गया, उसकी बीमार बहन की हालत देखी और कुछ दवा दारू का इंतजाम भी कर दिया। वह अच्छी हो गई। तब से मैं उनके घर का एक सदस्य बन गया। वह प्रायः मुझे अपने घर चलने को कहती। न जाने पर बहन बुरा मानेगी की धमकी देती, और प्रार्थना खत्म होने पर मेरे साथ चर्च के पिछवाड़े के बगीचे में बैठकर यूकेलिप्टस की पत्तियां सूंघती रहती और चांद उगने पर दो एक अंग्रेजी कविताओं की पंक्तियां गुनगुनाती और पूछती, क्यों डॉक्टर, तुम्हें डांस आता है?
मैं चुप रह जाता तो मेरे हाथ को पकड़कर कहती, क्यों डॉक्टर, तुम्हें चांद अच्छा लगता है? मैं उसके भोले मुंह को देखता ही रह जाता। उसकी गोल ठुड्डी को उठाकर कहता, मुझे तो जेनी चांद से अच्छा तुम्हारा मुंह ही लगता है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ती और कहती, यू नॉटी बॉय। मैं उसकी मासूमियत से बुरी तरह खींचता गया। उसकी बहन एक दूसरी तरह की लड़की थी। वह दुनिया को समझती थी। ठोकर खाए हुए आदमी की तरह आंख खोलकर चलना उसे पसंद था। वह हमारे इतने मेलजोल को पसंद नहीं करती थी, पर लाचारी थी, क्योंकि गाहे बगाहे उसे मेरी मदद की जरूरत थी। पर जैसा मैंने कहा, औरतें प्रायः अहमक होती हैं। एक दिन जेनी मेरे पास आई, रोज की तरह ही खुश थी। वह बालों को सफेद रिबन से बांधकर पीठ पर लटकाए हुए थी और बड़ी भली लग रही थी। डॉक्टर, उसने हंसते हुए कहा, इस तरह कब तक चलेगा? किस तरह? सिस्टर कहती हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी? मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम ईसाई, मैं हिंदू, भला शादी कैसे हो सकती है? यह तो तुम पहले भी जानते थे, उसने जरा तेज होकर कहा। उसका चेहरा गुस्से में भी बड़ा अच्छा लगता था। मैं उसे देखकर मुस्कुरा पड़ा। तुम मजाक कर रहे थे ना? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। यू नॉटी बॉय। मैंने सिस्टर से कहा कि डॉक्टर औरों जैसा नहीं है, वह बहुत भला आदमी है, पर सिस्टर ने एक न मानी। इसी से मुझे कहना पड़ा। उसके चेहरे पर अपनत्व की रोशनी थी। पर मैं तो मजाक नहीं करता हूं जेनी, मैंने अनासक्त भाव से कहा। शादी की बात व्यर्थ है। वह मेरे चेहरे को देखकर समझ गई कि यह मजाक नहीं है। उसने कुछ कहा नहीं, मेरी ओर एकटक देखती रही और फिर बोली, खैर, कुमारी मरियम तुम्हें तंदुरुस्ती दें। और वह तीर की तरह कमरे के बाहर हो गई। मैं चुपचाप उसे देखता रह गया। और जो डॉक्टर इस तरह अपनी क्रूरता का जिक्र कर सकता है, जिसके लिए दुनिया में दर्द नाम की कोई वस्तु नहीं, जो संसार को अपने स्वार्थ के नाम पर कुर्बान करने में जरा भी अफसोस नहीं करता, उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसने उसे इतना मथ दिया है, उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया है। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर का अंगार की तरह लाल चेहरा नाच उठा, जिसे वह अपनी उंगलियों से पूरी तरह दबोचे जा रहा था। प्रातःकाल मैं सीधे डॉक्टर के मकान पर पहुंचा। देखा, वह कहीं जाने को तैयार था। मुझे देखते ही बोला, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। मेरे बैठ जाने पर डॉक्टर बोला, तुम कुसुम को तो जानते ही हो। क्यों नहीं, मैंने कहा। कुसुम डॉक्टर की नई चिड़िया का नाम था। वह कल आई थी, डॉक्टर ने कहा। रोने गाने लगी शायद, क्योंकि औरतें प्रायः अहमक ही होती हैं। मैंने व्यंग से डॉक्टर की ओर देखा। हाँ, कुछ रोने रोने को हुई तो जरूर, पर रोई नहीं। मैंने जब शादी से साफ इनकार किया तो बोली, पर डॉक्टर, तुम्हें यह शादी करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। ना सही, पर मुझे क्या? क्योंकि तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। कैसे? उसने बटुए से निकालकर एक फोटो मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं तो उसे देखकर धक्क से रह गया। वह हम दोनों का फोटो था। कुसुम मेरे आलिंगन में बंधी थी। तुम्हें शादी करनी ही होगी, क्योंकि वह पहले ही हो चुकी है। वह बोली, वरना मैं इस फोटो के साथ तुम्हारी मक्कारी के सारे कच्चे चिट्ठे खोलने को मजबूर हूं। मैंने फोटो फाड़ दिया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, मेरे पास इसका नेगेटिव रखा है। लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकोगी? यह तुम्हारी इज्जत का भी तो सवाल है। डॉक्टर, यही औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा पुरुष उठाते रहे हैं। गोया औरत की इज्जत पुरुष से ज्यादा महत्व की है। जो लड़की इतनी बेहया हो कि छाती पर पत्थर रखकर इस अवस्था का फोटो खिंचवाए, सो भी दूसरे से नहीं, अपने बाप से, उसके लिए इज्जत का क्या सवाल? तुम्हारी मक्कारी का पर्दाफाश करने में मेरी इज्जत ही गई तो क्या हुआ? आज तक तुम औरत को अपनी आत्मा की पोशाक समझते थे ना? आज पोशाक की आत्मा भी देखो। डॉक्टर के चेहरे पर अब भी भय छाया था। मैंने पूछा, अब क्या करोगे? करूंगा क्या? लाचारी है, शादी करनी ही होगी।
तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।